हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की जो प्रथम बुक है उसका 6th लेसन है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसका पार्ट 1 हमने जारी कर दिया है। आज बात करेंगे पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल या राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति, नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, और पर्यावरण आंदोलन पढ़ेंगे, संसाधनों की भू राजनीति पढ़ेंगे, मूल निवासी कौन होते हैं और उनके क्या अधिकार हैं इस बारे में जानेंगे, मूल निवासी लोगों की समस्याएं क्या हैं जानेंगे, मूल निवासियों की वेदनाएं, दुख और उनके अधिकारों के बारे में जानेंगे, भूमि और प्राकृतिक संसाधन हैं इस संदर्भ में, और प्रदूषण और पर्यावरण है, और नंबर 3 में सांस्कृतिक पहचान की हानि है, नंबर 4 पर है शक्ति व अधिकारों से वंचित हैं। तो ये मूल निवासियों की वेदना का कारण है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी या राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति। इसमें क्या है, राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति के अंतर्गत कार है, ऑटो रिक्शा है, ट्रक है, मोटर गाड़ियां हैं, इनके लिए एक पॉलिसी है कि स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर दिया जाए। स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब इनके लिए ऐसी पॉलिसी बना दी है कि इन चीज़ों को चलाने के लिए स्वच्छ ईंधन इनमें उपयोग करना बहुत जरूरी है, या स्वच्छ ईंधन को अनिवार्य कर दिया जाए। जैसे सीएनजी है ना, कंपाउंड नेचुरल गैस द्वारा गाड़ियां चलाई जाए, इससे पोल्यूशन कम होता है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, जिसमें बात रखी स्वच्छ कोयले का उपयोग किया जाए। और प्यारे छात्रों, बायोडीजल का प्रयोग किया जाए। और क्या है, भारत यह भी चाहता है कि विकसित देश क्या करें, विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएं। विकसित देशों का एक कर्तव्य है ना, भारत का ये मानना है कि विकसित देशों का एक कर्तव्य है या विकसित देशों को ऐसा करना चाहिए कि वह विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराए, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट बात आती है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन में हम जानेंगे कि जो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं या सचेत हैं, है ना, जो जागरूकता रखते हैं पर्यावरण के प्रति, जो पर्यावरण को हानि होने से बचाना चाहते हैं, उन लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए हैं। और इस प्रकार के आंदोलन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर भी चलाए गए हैं। तो ये पर्यावरण के आंदोलन कहलाएंगे। जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाए, वो पर्यावरण आंदोलन कहलाए। आधुनिक समय में पूरे विश्व में पर्यावरण के आंदोलन जीवन विविधतापूर्ण एवं ताकतवर बन चुके हैं, है ना, जीते जागते हैं, ताकतवर आंदोलन बन चुके हैं। ऐसे आंदोलन अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्दों पर चलाए जाते हैं। भिन्न भिन्न देशों में आंदोलन के मुद्दे भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बांध के खिलाफ आंदोलन चले कुछ देशों में, उसमें भारत ऑस्ट्रेलिया है। वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन चले, उसमें भारत, चिली, इंडोनेशिया है। खनन जो होता है, भूमि से जो खनन किया जाता है, खनन के विरुद्ध जो आंदोलन चले, वो दक्षिणी गोलार्ध के हिस्सों में चले। दक्षिणी गोलार्ध मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है जहाँ पर गरीब देश रहते हैं या विकासशील देश रहते हैं, वहाँ पर आंदोलन चले। अब बात करते हैं संसाधनों की भू राजनीति की। संसाधनों की भू राजनीति के बारे में कहूँगा कि इस संसार में विभिन्न स्थानों पर, है ना, विभिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। आप देखते हैं भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। कहीं पर तेल है, कहीं पर गैस है, कहीं पर लिथियम है, कहीं अन्य गैसें हैं, कहीं कोयला है, कहीं सोने के भंडार हैं, कहीं चांदी के भंडार हैं।
तो अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में हम देख रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। इन संसाधनों को लेकर झगड़ा जो है पहले से पुराने समय से ही चला आ रहा है, अतीत से ही चला आ रहा है ना। इनको हर आदमी इनको चाहता है। जैसे खनिज संसाधन हैं, तेल है, इमारती लकड़ी है, वृक्ष हैं, पहाड़ हैं। अब जैसे पहाड़ की पहले कोई वैल्यू नहीं थी, अब उसके पत्थरों का हम उपयोग कर रहे हैं तरह तरह से। नदियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, चट्टानें हैं। अब ये सब चीज़ें हमारे संसाधन के रूप में जाने लगे हैं। जंगली जानवर भी हमारे संसाधन हैं, पानी भी हमारा संसाधन है। पानी की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो पानी भी हमारा बहुत बड़ा संसाधन है। प्यारे छात्रों, यूरोपीय जो ताकतें हैं, यूरोप की जो ताकतें थी वो अपने राज्यों का विस्तार करना चाहती थी, और विस्तार करने के पीछे उनका क्या रहस्य था, वो इन संसाधनों पर कब्जा करना चाहती थी, है ना। इसके पीछे कारण यही था कि वे संसाधनों को अपने कब्जे में लेना चाहती थी, इसीलिए वो दूसरे देशों पर हमला करते थे, दूसरे अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे। ये संसाधन हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों पर कब्जा करने के लिए बार बार प्रयास किए गए। खाड़ी युद्ध जो हुए वो पेट्रोलियम पदार्थों के कारण ही हुए। खाड़ी देशों के तेल संसाधनों को हड़पने के लिए बार बार प्रयास किए गए। अब मैं बात करूं सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, और दूसरे नंबर पर आता है इराक। इराक का स्थान दूसरे नंबर पर आता है तेल उत्पादन के क्षेत्र में। पानी भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है, तथा विश्व के कुछ हिस्सों में आज स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। इसलिए संसाधन झगड़े फसाद की जड़ बनते जा रहे हैं। इन संसाधनों की चाहत में ही झगड़े होते हैं। जो संसाधनों को चाहते हैं दूसरे देशों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए झगड़े होते हैं, इसलिए युद्ध होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा, जल के लिए ही होगा, अर्थात जल युद्ध होगा, पानी युद्ध होगा। तो जल संसाधन और क्या होता है, जल संसाधन के जो नज़दीकी देश हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं या इसका अंधाधुंध दोहन करते हैं। हमारे देश में भी जल की बहुत बर्बादी होती है। आजकल नई नई मशीनें हैं जल निकालने की, समरसीबल वगैरह हैं, लोग चला देते हैं, परवाह नहीं करते। एक ना एक दिन इन संसाधन की हम सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। अब उसमें जो इनको बर्बाद कर रहे हैं वो भी चुकाएंगे, जो बर्बाद नहीं कर रहे वो भी चुकाएंगे। ये हमारा भी एक दिन दुर्भाग्य होगा कि हमारे जो समाज के लोग इस तरह जल संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से, है ना, समरसीबल चलाकर छोड़ देते हैं। एक दिन इसकी कीमत इन्हें भी चुकानी पड़ेगी। तो सबसे बड़े जो झगड़ों का जो कारण रहा है वो ये प्राकृतिक संसाधन रहे हैं। जैसे 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन के बीच युद्ध हुए, तथा तुर्की, सीरिया, ईरान के बीच भी झगड़े फसाद या विवाद का कारण जल ही रहा है ना, जल ही रहा है। ठीक है, तुर्की, सीरिया और इराक के बीच जो फरात नदी है वो भी मुख्य झगड़े का कारण ही रहा। अब बात करते हैं हम मूल निवासी और उनके अधिकार। ये मूल निवासी कौन होते हैं, इनके क्या अधिकार हैं, इन्हें जान लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। आसान है और इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। मूल निवासी, जैसा कि शब्द में ये मूल निवासी या मूलवासी ऐसे लोगों को कहा जाता है या ऐसे लोगों का वंशज माना जाता है जो किसी देश में बहुत समय से रहते चले आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, अर्थात उनकी कई कई पीढ़ियाँ गुजर गई है ना। अर्थात इन लोगों के वंशज उसी देश के रहने वाले थे, या ये कहें कि इन लोगों के वंशज किसी बाहर के देश से नहीं आए हैं, है ना। इन लोगों के जो पूर्वज हैं किसी बाहर के देश से नहीं आए बल्कि इसी देश के रहने वाले थे, तो इन्हें मूल निवासी कहा जाता है। मूल निवासियों को आदिवासी भी कहा जाता है ना। तो मूल निवासी को ही आदिवासी भी कहा जाता है, जो आदिकाल से रहकर चले आ रहे हैं। मूल निवासी मूल समय से चले आ रहे हैं या आदिकाल से चले आ रहे हैं, तो आदिवासी और मूल निवासी कहा जाता है ना।
और फिर भी किसी दूसरे देश की संस्कृति, फिर क्या हुआ, किसी दूसरे देश की संस्कृति या मूल जाति के लोग यहाँ आए और उन्होंने क्या किया, वो लोग चतुर थे, इन लोगों को गुलाम बना लिया। जो यहाँ के मूल निवासी थे ये सीधे साधे भोले वाले थे, जो बाहर से लोग आए उन्होंने तरह तरह से इनको या चालाकी के कारण इनको अपना गुलाम बना लिया। मूल निवासी आज भी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार रहते हैं। आज भी इन्होंने अपनी ये आसानी से अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने तरीके से जीवन यापन करते हैं। मूल निवासी लगभग दुनिया के सभी देशों में निवास करते हैं, या यूँ कहें मूल निवासी दुनिया के सभी देशों में पाए जाते हैं। इनके रहन सहन, इनकी संस्कृति तथा परंपराओं में कुछ समानता भी है। ये अपनी परंपरा को महत्व देते हैं। अब यदि मैं मूल निवासियों के आंकड़े के बारे में बात करना चाहूँ, 2-3 देशों के नाम गिनवाता हूँ। जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस में 20 लाख लोग मूल निवासी हैं। बांग्लादेश में 6 लाख लोग मूल निवासी, चिले में 10 लाख लोग मूल निवासी हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में 1951 में 1,91,11,498 मूल निवासी थे, जो बढ़कर 2001 में 8,43,36,240 हो गए। ये हमारे मूल निवासियों के आंकड़े हैं। अब बात करते हैं मूल निवासी लोगों की समस्याएं, परेशानियां। मूल निवासी क्या चाहते हैं? मूल निवासी समानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें समाज के अन्य लोगों के समान समझा जाए या उनके बराबर हमें अधिकार मिलें, और वो विकास के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मूल निवासी क्षेत्रों में हमारी सरकार ने ज़्यादा विकास कार्य नहीं किए हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारा भी विकास हो, वो भी विकास के लिए संघर्षशील हैं। और क्या है, मूल निवासी जो उनका मूल निवास स्थान है उस पर अपना हक चाहते हैं, अपना अधिकार चाहते हैं। मूल निवासी चाहते हैं कि जहाँ पर वो बसे हुए हैं उस स्थान का हक या अधिकार उन्हें मिल जाए। और क्या चाहते हैं मूल निवासी? मूल निवासी चाहते हैं कि जंगलों को उजाड़ा ना जाए, है ना, जंगलों को बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि मूल निवासी लोगों को जो है वो एक स्वतंत्र पहचान वाला समूह है, या अपने आप को स्वतंत्र पहचान वाला समूह भी बनाकर रखना चाहते हैं। तो ये थी हमारे मूल निवासियों की समस्याएं। अब बात करेंगे हम मूल निवासियों की वेदना और अधिकार। मूल निवासियों की वेदना और अधिकार की बात करें तो आम तौर पर मूल निवासियों को बहुत दुख उठाना पड़ा है। आम तौर पर इनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े हैं, बहुत दुख सहन किए हैं। तो इसमें नंबर 1 आता है भूमि और प्राकृतिक संसाधन। भूमि और प्राकृतिक संसाधन में मैं कहना चाहूँगा, जैसे वृक्षों के फैलाव की कमी हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है ना। हम अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को बर्बाद करते जा रहे हैं, तो जंगलों का जो फैलाव है वो कम होता जा रहा है। इस वजह से हमारा पर्यावरण कैसा प्रदूषित हो रहा है, दूषित होता जा रहा है। और पर्यावरण के प्रदूषित होने से जो यहाँ पर मूल निवासी बसे हुए थे उनकी जो औसत आयु है वो घट रही है। मूल निवासियों की आयु घट रही है प्रदूषण के कारण। देखिए हम सबकी भी आयु घट रही है क्योंकि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात करें हम प्रदूषण और पर्यावरण। प्रदूषण और पर्यावरण की बात करें, है ना, तो इसमें क्या है, इसमें ये भी यही है कि प्रदूषण, है ना, जो वन कट रहे हैं उससे ये बर्बाद होते जा रहे हैं और इनकी उम्र घटती जा रही है। और मूल निवासियों की अर्थव्यवस्था को भी खतरा हो गया है, क्योंकि जंगलों को नष्ट किया जा रहा है। वन्य जीव जंतु की संख्या, जब जंगल नष्ट हो रहे हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, जंगलों को काट दिया जाता, तो वहाँ से जंगली जानवर इधर उधर भागते हैं और कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो जाती है या शिकारी द्वारा मार दिए जाते हैं। शिकारी भी अपने स्वार्थ के कारण जंगलों में आग लगाते हैं, तो उन्हें उचित निवास स्थान और चिकित्सीय सुविधाएं भी इन लोगों को नहीं मिल रही हैं। अब बात करते हैं इनकी सांस्कृतिक पहचान। तो मूल निवासियों को अपनी अलग अलग भाषाएं या बोलियां होती हैं, या रीति रिवाज होते हैं, इनके अलग कपड़े या पोशाकें होती हैं, इनके अपने नृत्य या डांस होते हैं,
है ना। अपने जो इनके उत्सव होते हैं इनमें विशेष प्रकार की पोशाकें पहनते हैं, अपने रीति रिवाज करते हैं, नृत्य करते हैं। जब कभी भी इनकी भूमि पर अतिक्रमण होता है तो इन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दूसरी जगह जाकर इधर उधर बस जाते हैं और इनकी पहचान को या इनके सांस्कृतिक को, इनका अस्तित्व को खतरा हो जाता है, ये अपनी पहचान बनाकर नहीं रख पाते। नेक्स्ट बात आती है शक्ति और अधिकारों से वंचित। कुछ देशों में मूल निवासी अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित है ना। बहुत से देश ऐसे हैं विश्व में जहाँ पर मूल निवासियों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार ही नहीं मिले हुए हैं। कहीं कहीं तो इनको मारने की भी कोशिश की गई है, मारने के प्रयास किए गए हैं, है ना, या इनको समाप्त करने के षड्यंत्र विश्व में रचे गए हैं। तो ये इनकी जो है वेदनाएं हैं और इनके अधिकारों के साथ कुठाराघात किया गया है। प्यारे छात्रों, एक शब्द आ जाता है ना, विजनपन। एक दो बार आया है तो बच्चे इससे घूम जाते हैं, ज़्यादा कठिन शब्द नहीं। विजनपन का मतलब है अकेलापन। वनों में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो बिल्कुल अकेले रहती हैं, है ना, उनको समाज से कटाव रहता है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं होता। तो ये इस प्रकार की जो जाति हैं इसको हम अकेलापन या विजनपन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये लेसन यहीं पर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेसन की वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।